हेलो एवरीवन। अपन लोग पढ़ रहे हैं इम्यूनोलॉजी और अब तक के सेशन में अपन ने जनरल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करी है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एंटीबॉडीज और एंटीजन के बारे में। एंटीबॉडीज अगर समझ में आएगा तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो आसानी से समझ में आएगा। फिर बी सेल टी सेल का सिग्नलिंग है वो भी आराम से समझ में आ जाएगा। तो एंटीबॉडीज को समझ लेते हैं आज के सेशन में। सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ये कहें कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं सिंपल वे में, तो हमें कहना है कि एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज एक टाइप के प्रोटीन्स ही हैं। अब ये प्रोटीन्स जो है वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं। इनको कौन सीक्रेट करता है, कौन बनाता है? तो हम बोल सकते हैं कि दे आर सीक्रेटेड बाय बी सेल। केवल बी सेल्स ही ऐसी हैं जो कि एंटीबॉडी बना सकती है और कोई भी सेल एंटीबॉडी नहीं बनाती है। तो बी सेल बनाती है एंटीबॉडी। उसके बाद में एंटीबॉडीज का मेन फंक्शन होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी देने का। ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये समझ में आया एक बार आपको? अच्छा, अब एक और चीज समझिए। जो सबसे पहले एंटीबॉडी डिस्कवर हुई थी वो एंटीबॉडी डिप्थेरिया टॉक्सिन के अगेंस्ट डिस्कवर हुई थी। फर्स्ट एंटीबॉडी जो डिस्कवर हुई थी वो डिप्थेरिया टॉक्सिन के अगेंस्ट हुई थी। इसलिए हमको पहले ऐसे लगता था कि ये जो एंटीबॉडीज है ये केवल टॉक्सिन के अगेंस्ट एक्टिव होती है, तो इन्हें एंटीटॉक्सिन्स बोला गया था। तो पुराना नाम इनका एंटीटॉक्सिन्स है। क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिन के अगेंस्ट में मिली थी। फर्स्ट एंटीबॉडी डिस्कवर्ड अगेंस्ट डिप्थेरिया टॉक्सिन, इसलिए इसका नाम रखा गया एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन। बाद में पता चला कि नहीं, केवल टॉक्सिन के अगेंस्ट में ही नहीं मिलती, ये बाकी मॉलिक्यूल्स, कोई फॉरेनर पार्टिकल्स हैं उनके अगेंस्ट भी मिलती है। इसलिए इनको फिर बाद में अपन ने एंटीबॉडीज बोलना चालू कर दिया। अब मैं आपको एक शब्द में समझाऊं यदि कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन, इनको इम्यूनोजन भी बोलते हैं। इम्यूनोजन। एंटीजन या इम्यूनोजन किसे बोलेंगे? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे उसे एंटीजन कहते हैं। एनी सब्सटेंस which activate immune response, तो उसे हम कहेंगे एंटीजन। और एक चीज समझाता हूं मैं आपको, देखो। एंटीजन, सॉरी, एंटीबॉडीज पे आते हैं अभी। एंटीबॉडी दो टाइप की होती है। एंटीबॉडीज मेनली दो कैटेगरी के अंदर आती है, टू कैटेगरीज। कौन कौन सी दो कैटेगरीज है? पहला, जैसे ये कोई बी सेल है, बी सेल। इस बी सेल ने अपने मेम्ब्रेन के ऊपर इस प्रकार से एंटीबॉडी को डिस्प्ले किया हुआ है। इसे कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी।
मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी होती है यही कहलाती है बी सेल रिसेप्टर। ये बी सेल रिसेप्टर है। लेकिन ये कंडीशन तब पाई जाएगी जब कोई न्यू बी सेल होगी। अब जब ये बी सेल मैच्योर हो जाती है और ये बी सेल प्लाज्मा सेल बन जाती है, जब ये बी सेल इफेक्टर सेल या प्लाज्मा सेल बन जाती है, तो प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं? एंटीबॉडीज को सीक्रेट करती हैं। इसे कहते हैं सीक्रेटेड एंटीबॉडी। तो दो क्लास कौन सी हो गई एंटीबॉडीज की? एक तो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज, एक सीक्रेटेड एंटीबॉडीज। ये दो चीजें अपने को समझनी है। फिर अपन बात करते हैं सीरम और प्लाज्मा क्या होते हैं। एक तरफ आपको सीरम दिखाई दे रहा है, एक तरफ आपको प्लाज्मा दिखाई दे रहा है। देखो, सबसे पहले प्लाज्मा के ऊपर आओ। प्लाज्मा एक वाइट कलर का लिक्विड है ब्लड के अंदर, जिसमें ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है। इसमें ब्लड क्लोटिंग फैक्टर खूब है। बाकी प्रोटीन्स भी हैं, लेकिन ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है। जब हम प्लाज्मा में से ब्लड को क्लॉट कर देते हैं तो पीछे एक येलो कलर का सब्सटेंस बचता है, येलो सब्सटेंस, येलो सब्सटेंस। इस येलो सब्सटेंस के अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर तो बिल्कुल नहीं है। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स एब्सेंट है। तो मेनली ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स एब्सेंट है, उसे सीरम कहते हैं अपन। इस सीरम के अंदर क्या क्या है? एंटीबॉडीज है। क्या हो रहा है आज ये? इस सीरम के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। इस सीरम के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन है। एल्बुमिन प्रोटीन है। इस सीरम के अंदर एंटीजन है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और ग्लोबुलिन तो एंटीबॉडीज हो ही गई, तो हम इसे सीरम कहेंगे। ये सीरम कहलाता है। अब आपको एक चीज बताता हूं, कुछ भी अलग नहीं है। कोई भी सीरम जिसके अंदर एंटीबॉडी हो, सीरम इन विच इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसको आप एंटीबॉडी भी बोल सकते हो, प्रेजेंट होती हैं, इसे कहते हैं एंटी सीरम। अब एंटी सीरम के नाम से आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि एंटी सीरम का मतलब है सीरम का उल्टा। एंटी सीरम का मतलब ऐसा सीरम जिसमें एंटीबॉडीज होती है। वैसे सीरम हम कहते हैं उस येलो सब्सटेंस को जिसमें ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते। ब्लड से ही बना हुआ, मतलब ब्लड का ही पार्ट जिसमें ब्लड क्लोटिंग फैक्टर ना हो, उसे सीरम कहते हैं। बट इसमें एंटीबॉडीज भी है तो इसे एंटी सीरम बोल देंगे। ये इतनी बात आपको याद रखनी है ताकि अपने को आगे चीजें समझने के अंदर इजी रहेगा। अब अपन आते हैं एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर के ऊपर। देखो, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है और एंटीबॉडीज के डिफरेंट नाम क्या क्या हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे। देखो, एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी जो होती है, कोई सी भी हो चाहे, एक एंटीबॉडी, उसमें 4 प्रोटीन चेन होती है या 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं।
अब ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इनमें से 2 होती है बड़ी, 2 लार्ज, और 2 होती है स्मॉल, 2 बड़ी 2 छोटी। जो बड़ी है इन्हें कहते हैं हैवी चेन्स, और दोनों एकदम सेम टू सेम होती है। और जो छोटी है इन्हें कहते हैं लाइट चेन, लाइट चेन्स। तो आपको एक बार ये समझना है हैवी चेन और लाइट चेन का मीनिंग क्या है यहां पर, ठीक है। अब आपको मैं एक बार बना के दिखा के समझाता हूं। देखो, मान लीजिए कि ये एन टर्मिनस है और ये सी टर्मिनस है, ये हैवी चेन है, और ये भी एक एन टर्मिनस और सी टर्मिनस वाली हैवी चेन है। मैं एक ही बना लेता हूं, दोनों चेन आइडेंटिकल होती है तो आप समझ जाना। फिर हैवी चेन, और सपोज करो कि ये वाली चेन है वो लाइट चेन है। लाइट चेन, ठीक है। अब सारा खेल तो अमाइनो एसिड्स का है और तो कुछ भी नहीं है। देखना, यहां से लेके यहां तक करीबन 110 अमाइनो एसिड्स हैं, और यहां से लेके यहां तक भी करीबन 110 अमाइनो एसिड्स हैं, जो हर एंटीबॉडी के अंदर अलग अलग होते हैं। इसे कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब अलग अलग होता है। तो मैं इसको V लिख दूं, V फॉर वेरिएबल। क्योंकि ये हैवी चेन का वेरिएबल रीजन है इसलिए VH लिख देता हूं, और क्योंकि ये लाइट चेन का है इसलिए इसको VL लिख देता हूं, ठीक है। फिर हैवी चेन के अंदर इसी प्रकार के कुछ और रीजन्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के। इन्हें कहते हैं कांस्टेंट। C फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट हैवी 1, कांस्टेंट हैवी 2, कांस्टेंट हैवी 3। लाइट चेन में एक ही कांस्टेंट होता है, इसे कहते हैं कांस्टेंट L। क्लियर हुआ? अब इस हैवी चेन में और लाइट चेन में कई सारी जगह पर सिस्टीन अमाइनो एसिड होता है, और सिस्टीन अमाइनो एसिड की वजह से यहां बन जाते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब आप देखना कि ये हैवी चेन कैसे मॉडिफाई होती है, समझना बात को। ये है एन टर्मिनस। एन टर्मिनस से जो अपना पहला वेरिएबल रीजन स्टार्ट हो रहा है, उसके स्टार्ट पे और उसके एंड पर सिस्टीन है। स्टार्टिंग में भी सिस्टीन है और एंड है उसमें भी सिस्टीन है। इसलिए स्टार्टिंग और एंड के बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो वेरिएबल हिस्सा है ये थोड़ा सा ऐसे बाहर निकल आएगा, एक डोमेन सा बन गया। फिर उसके बाद में थोड़ा सा पार्ट है जहां पर कुछ नहीं है। फिर आता है कांस्टेंट फर्स्ट वाला रीजन। कांस्टेंट फर्स्ट वाले रीजन में फिर से स्टार्ट और एंड के ऊपर सिस्टीन अमाइनो एसिड होते हैं, इसलिए वापस यहां पर एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है और ये ऐसे निकल जाता है। देन उसके बाद में कांस्टेंट 2 रीजन आता है, उसमें भी इसी प्रकार से होते हैं। फिर कांस्टेंट 3 आता है, उसमें भी इसी प्रकार से होते हैं। तो ये बन गई एक हैवी चेन, और उस हैवी चेन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड। समझ में आया? ये है वेरिएबल हैवी, ये है कांस्टेंट हैवी 1, कांस्टेंट हैवी 2, कांस्टेंट हैवी 3। अब लाइट चेन पे आ जाओ। लाइट चेन तो बेचारा है ही छोटा सा। लाइट चेन का एन टर्मिनस, उसका जो वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है डोमेन, स्टार्ट और एंड के ऊपर वही डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा सिस्टीन की वजह से,
और थोड़ा सा पार्ट और उसके बाद में वापस से एक और डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये लो भाई, ये है वेरिएबल लाइट और ये है कांस्टेंट लाइट डोमेन। इस प्रकार से ये ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है। अब चूंकि दो हैवी है और दो लाइट चेन है, इसलिए दो बार हैवी और दो बार लाइट चेन कैसे जुड़ेंगी आपस में, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। चलो अब ना अपन और बातें करते हैं। अपने पास में मान लो इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए अपन ने एक सेटअप किया हुआ है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ठीक है। और यहां पे अपन ने सीरम डाल दिया, सीरम। और मैंने बताया था सीरम के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जब अपन सीरम डालते हैं तो कुछ अपने को प्रोटीन्स के बैंड्स मिलते हैं। एक बैंड यहां पे आता है, एक बैंड यहां पे आता है, एक बैंड यहां पे आता है और एक बैंड यहां पे आता है, ठीक है। जो पहला बैंड आया है ना, ये बैंड होता है एल्बुमिन का, एल्बुमिन, ठीक। और बाकी के तीनों बैंड है ना, वो ग्लोब्यूलिन के हैं, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। किसके हैं? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के। क्लियर? अब चूंकि तीनों ही ग्लोब्यूलिन है तो इन बैंड के नाम क्या रखें? तो इन्होंने क्या किया, बैंड्स के नाम रखे अल्फा बीटा गामा। अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। अल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन, ठीक है। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं आपको आज क्लास के लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा ये दोनों के दोनों कैसे एक्सपेरिमेंट्स है। अब अपन क्या करते हैं, इस सीरम के अंदर कोई एंटीजन डालते हैं। एंटीजन डालते हैं तो एल्बुमिन प्रोटीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एल्बुमिन प्रोटीन थोड़ी ना एंटीजन से जुड़ता है। अल्फा ग्लोबुलिन को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीटा ग्लोबुलिन को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गामा ग्लोबुलिन है वो कम हो जाएंगे यहां पे। क्यों? क्योंकि गामा ग्लोबुलिन ही तो एंटीबॉडीज हैं। तो जब आप एंटीजन डालोगे सीरम के अंदर तो एंटीबॉडीज एंटीजन को पकड़ के बैठ जाएंगी, और ऐसे सीरम को आप ऐसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे तो गामा वाला जो बैंड है वो बहुत कम आएगा, पतला सा आएगा। इसका मतलब यह साबित होता है कि एंटीबॉडी गामा बैंड में होती है, इसलिए एंटीबॉडी का दूसरा नाम है गामा ग्लोबुलिन। समझ में आया? गामा ग्लोबुलिन को एंटीबॉडी कहते हैं, या एंटीबॉडी को गामा ग्लोबुलिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में गामा बैंड पर आती हैं, इसलिए इनको गामा ग्लोबुलिन कहते हैं। और देखो, अब आपको मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर आपको दो दे रखी है स्ट्रक्चर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, इतना इजी है ये, एक एक समझा दूंगा तो सारा इजी लगेगा। एक तरफ तो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है, एक तरफ सीक्रेटेड एंटीबॉडी है। एक तरफ मेम्ब्रेन बाउंड, एक तरफ सीक्रेटेड एंटीबॉडी। अभी इस चीज पे ध्यान मत दो कि IgG है या IgM है, एक बार तो खाली इतना सा ध्यान रखो कि ये एंटीबॉडी है। अब आराम से सुनते हैं। सबसे पहले आपको लाल रंग से, रेड कलर से दो हैवी चेन दिखाई देंगी और ग्रीन कलर की दो लाइट चेन दिखाई देंगी। हैवी चेन के अंदर जो पहला डोमेन है उसका नाम है वेरिएबल हैवी, और लाइट चेन के अंदर पहला डोमेन है उसका नाम है वेरिएबल लाइट। तो वेरिएबल हैवी और वेरिएबल लाइट जो पीछे बनाया था वो का वो है। इनके अंदर स्टार्ट और एंड पर सिस्टीन होता होगा, इसलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड है। फिर उसके बाद में एक हैवी वेरिएबल और एक कांस्टेंट वेरिएबल के बीच थोड़े से अमाइनो एसिड है, वो अलग है। उसके बाद में ये आ जाता है कांस्टेंट हैवी 1, फिर आता है कांस्टेंट हैवी 2, फिर आता है कांस्टेंट हैवी 3।
लाइट चेन में एक ही कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट लाइट होता है। 1 2 क्या लिखे हैं इसमें, आई बात समझ में। उसके बाद में देखो, उसके बाद में जो हैवी चेन है उसी का काम बचता है। हैवी चेन का फर्स्ट कांस्टेंट और सेकंड कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, इसलिए ये दोनों के दोनों आपस में जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। क्लियर। फिर नीचे आते हैं, सबसे लास्ट पार्ट में एक टेल पीस नाम का सीक्वेंस होता है, बता दूंगा क्या है कैसे, सब बता दो। ये लो, अपने पास में एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। लाइट चेन, हैवी चेन, वेरिएबल, कांस्टेंट, कहां डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये समझ में आया। अब और देखो चीजें, अभी लिखवा भी दूंगा पर एक बार सुन भी लो। देखो ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है ना, ये इतना सा पार्ट ही एंटीजन के साथ में जुड़ता है। एक एंटीजन यहां जुड़ सकता है, एक एंटीजन यहां जुड़ सकता है। एजी का मतलब एंटीजन, तो इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का वो फ्रेगमेंट जो एंटीजन से जुड़ता है, इसे कहते हैं फ्रेगमेंट एंटीबॉडी। इसे एंटीजन बाइंडिंग साइट भी कहते हैं। किसको? केवल वेरिएबल को। अभी अपन ने इस पूरे पार्ट को फ्रेगमेंट एंटीबॉडी कहा। नीचे आ जाओ, नीचे वाला पार्ट कहलाता है फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। इसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और साथ ही साथ ये वही पार्ट है जो एंटीजन के जुड़ने के बाद आगे के रेस्पॉन्स देता है। इसलिए इस पार्ट में होती है इफेक्टर एक्टिविटी। इसमें होती है इफेक्टर एक्टिविटी। इफेक्टर एक्टिविटी क्या होती है? एंटीजन आया, एंटीबॉडी उसको पकड़ के बैठ गई, उसके बाद में अब वो एंटीबॉडी नेक्स्ट को एक्टिवेट करेगी। मास्ट सेल को एक्टिवेट करती है, न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट करती है, एन के सेल को एक्टिवेट करती है। तो वो एक्टिवेट किस आधार पे करेगी? इस इफेक्टर एक्टिविटी वाले डोमेन के हिसाब से करेगी। अब ऐसे सोचो ना कि हमने सेल सिग्नलिंग में रिसेप्टर्स जो पढ़े थे, ये रिसेप्टर जैसा नहीं लग रहा कि ऊपर तो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है, नीचे कोई काइनेज डोमेन है, वैसे टाइप से। तो जो नीचे का पार्ट होता है वही पार्ट आगे का काम करेगा, तो उसे हम कहते हैं इफेक्टर एक्टिविटी डोमेन। ये इतनी सी चीज समझ में आ जाती है आपको। अब उसके बाद में जो लाइट चेन होती है, ये 2 प्रकार की होती है। लाइट चेन, कोई भी एंटीबॉडी हो उसमें लाइट चेन 2 प्रकार की होती है। एक होती है कप्पा और एक होती है लैम्डा। एक एंटीबॉडी में या तो दोनों कप्पा कप्पा होंगी या दोनों लैम्डा लैम्डा होंगी, कप्पा लैम्डा नहीं होती है। फिर ये जो हैवी चेन है, ये 5 टाइप की होती है। अगर एंटीबॉडी ए है तो ये अल्फा होगी, अगर एंटीबॉडी जी है तो गामा होगी, अगर एंटीबॉडी डी है तो डेल्टा होगी, और अगर एंटीबॉडी एम है तो म्यू होगी, और एंटीबॉडी ई है तो एप्सिलॉन होगी। मतलब ये एंटीबॉडी के अकॉर्डिंग इनका नामकरण हुआ है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस नाम दे दिया तो दे दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे बात करें, ये एक बार आपको इतना सा समझ में आया, फिर मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो लिखवा देता हूं, समझा देता हूं। देखो ये वेरिएबल डोमेन की स्ट्रक्चर एक बार देख लो। जो हमारा कांस्टेंट डोमेन है और जो वेरिएबल डोमेन होता है, ये बीटा शीट का बना होता है। यहां पे बीटा शीट होती है, और बीटा शीट है वही। अच्छा एक ही चीज और, सॉरी, ये जो गोल घूम के ऐसे डोमेन बनता है ना, इसको बोलते हैं आईजी डोमेन, इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन। तो जो आईजी डोमेन होता है वो बीटा शीट्स का बना होता है। आईजी डोमेन इज मेड अप ऑफ
बीटा शीट्स, चाहे वो वेरिएबल वाला आईजी हो या फिर कांस्टेंट वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें एक डाई सल्फाइड बॉन्ड भी होता है, देखो ब्लैक कलर से दिखा रखा है ऐसे करके। आप इतना याद रखो कि जो ऐसे वाले डोमेन है ना, ये वाले डोमेन, ये बीटा शीट के बने हुए हैं और बाकी अपना नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड होता है, वैसा पॉलीपेप्टाइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें लिखवा देता हूं शॉर्ट में अच्छे से, बाकी जो स्ट्रक्चर है आप वो देखते जाओ, समझते जाओ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, वन हैवी चेन, इसमें देखो एक तो होता है वेरिएबल रीजन और 3 या 4 होते हैं कांस्टेंट रीजन। या तो 3 होंगे या 4 होंगे, वो अलग अलग एंटीबॉडी में होंगे, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। जैसे देखो, आप एक बार तो यही डायग्राम देख लो। जैसे ये आईजीएम है, तो आईजीएम में 1 2 3 4 4 कांस्टेंट डोमेन है, हैवी चेन की बात कर रहा हूं मैं। और यहां पे 1 2 3 3 ही है, तो आईजीई है, आईजीएम है, इनमें 4 होते हैं, बाकी के अंदर 3 होते हैं। आगे लिखेंगे, अभी एक बार जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे करो। एक हैवी चेन के अंदर एक ही वेरिएबल रीजन होता है, 3 या 4 कांस्टेंट रीजन होते हैं, ठीक है। वैसे ही यदि मैं लाइट चेन की बात करूं तो एक लाइट चेन में एक लाइट चेन में एक वेरिएबल रीजन होता है और केवल एक कांस्टेंट रीजन होता है। वेरिएबल को वीएल बोल देते हैं और कांस्टेंट को अपन सीएल बोल देते हैं। इतना हुआ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हैवी चेन वाला वीएच और लाइट चेन वाला वीएल, ये दोनों होते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट, क्लियर। एक चीज तो अपने को ये याद रखनी है। दूसरी बात, अब इनके अंदर जो ये आईजी डोमेन्स होते हैं, आईजी डोमेन्स, आईजी डोमेन्स का मतलब हो गया वी एंड सी डोमेन्स। ये 110 अमाइनो एसिड के आसपास के होते हैं, लगभग 110 अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। तो चाहे कोई सा ही आप वी देख लो या कोई सा ही आप सी देख लो, वो 110 के आसपास का मैटर होता है। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, बीटा शीट का बना होता है आईजी डोमेन, वो बता ही दिया मैंने आपको। और ये बीटा शीट का बना होता है, वो अपन ने लिख लिया है। आगे बात करते हैं। अब जो कांस्टेंट रीजन्स होते हैं, कांस्टेंट हैवी, लाइट में तो काम खत्म है ऊपर ऊपर तक। जो कांस्टेंट हैवी होते हैं वो इफेक्टर एक्टिविटी के रीजन होते हैं। इफेक्टर एक्टिविटी, एक्टिविटी। देन नेक्स्ट देखो, जो 2 हैवी चेन होती है, 2 हैवी चेन्स, दोनों हैवी चेन्स के अंदर जो कांस्टेंट हैवी 1 एंड कांस्टेंट हैवी 2 वाला डोमेन होता है, वहां पर ही डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। 1 एंड 2 के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। समझ में आई बात ये आपको? आराम से देखते जाना, समझते जाना। 2 हैवी चेन्स हैं, उनके जो CH1 एंड CH2 है, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिससे ये दोनों की दोनों आपस में जुड़ी रहती हैं। और अपन बात करें इसके अंदर, एक एंटीबॉडी के अंदर
कम से कम 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गई। फिर उसके बाद में देखो, मैनी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, मैनी नॉन कोवेलेंट interactions also present between heavy and heavy light chains. हैवी और हैवी लाइट चेन्स दोनों के बीच में बहुत सारी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन भी होती है। डाइसल्फाइड बॉन्ड वाला तो है ही है, बाकी ये भी है अपने पास। अब उसके बाद में देखो, जो एंटीजन बाइंडिंग पार्ट होता है, एंटीजन बाइंडिंग पार्ट, इसको बोलते हैं फैब। एफ का मतलब है फ्रेगमेंट, और ए बी का मतलब है एंटीबॉडी। एक चीज, दूसरा जो इफेक्टर फंक्शन पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट, इफेक्टर फंक्शन पार्ट, सॉरी, इसे बोलते हैं एफ सी। एफ का मतलब हो गया फ्रेगमेंट, क्रिस्टलाइजेबल, तो फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल वाला पार्ट है, वो हो गया। तो ये इतने से पार्ट्स के बारे में, मतलब छोटा छोटा चीजें हैं, आपको ध्यान में रहेगी ना तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में भी आएगी और इजी भी लगेगी। ज्यादातर टाइम हमें चीजें हार्ड तभी लगती है जब सारा पता नहीं होता, तो अपने को जितना पता होगा तो उससे चीजें आसान लगनी चालू हो जाती हैं। ओके, और उसके बाद में देखो, एक और चीज बताता हूं मैं आपको। हाँ, जो फर्स्ट और सेकंड कांस्टेंट रीजन है, H1 सॉरी CH1 और CH2, उसके बीच में हिंज रीजन होता है। बिटवीन CH1 एंड CH2 हिंज रीजन होता है। जैसे अपनी कोनी होती है, हिंज रीजन, और हिंज रीजन का काम है फ्लेक्सिबिलिटी देने का, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये हिंज रीजन का हो गया। अब और एक चीज बताता हूं, देखो मैं, एक आईजी जो जी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट विथ आईजीजी। देखो क्या एक्सपेरिमेंट है, समझ लो पहले। एक्सपेरिमेंट है कि आईजीजी को हमें तोड़ना है, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करना है, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज यानी प्रोटीएज से तोड़ना है। अब एक बार आप मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना तो आपको आराम से सारा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि ये हमारा एक आईजीजी का एंटीबॉडी है, सॉरी, और ये भी एक अपने आईजीजी की एंटीबॉडी है। ठीक है,
आपको अभी समझ में आ रहा है कौन सा हैवी चेन, कौन सा लाइट चेन वगैरह है। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आराम से समझ लेना, यहीं से सारा का सारा मैटर रहेगा अपना। देखो एक बार समझने की कोशिश करो। एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम है पेपेन। पेपेन एंजाइम। एक दूसरा एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम। ये दोनों ही एंजाइम्स जो है वो इस एंटीबॉडी को तोड़ते हैं, मतलब दोनों के दोनों प्रोटीएज है। प्रोटीएज है तो डेफिनेटली एंटीबॉडी को क्लीव करेंगे, क्योंकि एंटीबॉडी तो प्रोटीन है। पर इनकी जो कट साइट है ना, बस आपको वो कट साइट है वो ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कट साइट। जो पेपेन होता है वो पेपेन हैवी चेन में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसके ऊपर कट लगाता है यहां पे। और जो पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन हिंज डाइसल्फाइड बॉन्ड के नीचे कट लगाता है यहां पे। अब आप सोचो, जब पेपेन से हम कट करते हैं तो हमें टोटल 3 पार्ट्स मिलते हैं, 3 पार्ट्स। कौन कौन से? आपको 2 तो मिलेंगे फैब, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। जैसे अपना मेरे हाथ है, समझो ऐसे करके, है ना, मेरे हाथ है। एक एंजाइम ऐसा है जो ये वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर कट लगाता है यहां पे और यहां पे। तो ये वाला हाथ अलग हो जाएगा, ये वाला हाथ अलग हो जाएगा और बाकी पूरा हिस्सा अलग रहेगा। 3 पार्ट हो जाएंगे बॉडी के। और यदि कोई एंजाइम यहां पे कट लगाए तो दोनों हाथ और ऊपर वाला पार्ट अलग हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट अलग हो जाएगा। इसलिए जो पेपेन एंजाइम है ये कट लगाता है तो आपको मिलते हैं 2 तो फैब, एक इधर वाला फैब, एक इधर वाला फैब, ठीक। और एक मिलता है एफसी, क्योंकि कट कहां लगा था? डाइसल्फाइड बॉन्ड के ऊपर। लेकिन जब पेप्सिन एंजाइम से कट लगाते हैं तो केवल 2 पार्ट्स मिलते हैं, 2 पार्ट्स। एक तो मिलता है आपको फैब, लेकिन इस फैब को अपन ऐसे लिखेंगे एफ ए बी प्राइम 2, यानी दोनों फैब जुड़े हुए हैं, इसलिए ब्रैकेट में बंद करके 2 लिख दिया। जो दोनों फैब हैं वो जुड़े हुए हैं। एक पार्ट तो आपको ऐसा मिलेगा, इतना, और दूसरा मिलेगा, 2 पार्ट्स मिलते हैं, मतलब एक तो होता है फैब और एक होता है एफसी। पर एफसी के साथ में एक दिक्कत है, क्योंकि दोनों की दोनों चेन के बीच में अब कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं है। ये दोनों चेन फर्दर डिग्रेड हो जाती है ऐसे करके। तो पेप्सिन और पेपेन कहां कट लगाते हैं, इतनी सी बात आपको समझनी है। अब आप देखो कि इन दोनों में से जो फैब वाले पोर्शंस हैं, फैब अभी भी एंटीजन से बाइंड हो सकते हैं, कैन बाइंड विथ एंटीजन। ये भी बाइंड हो सकता है और ये भी बाइंड हो सकता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया छोटा सा, देखो आप आराम से इस डायग्राम को तो आपको समझ में आएगा। पेपेन कहां कट लगा रहा है, इसके कट की वजह से फैब 2 मिल गए, एक एफसी मिल गया। और जो पेप्सिन है वो कहां कट लगा रहा है? पेप्सिन है वो नीचे कट लगाता है डाइसल्फाइड के, तो ऊपर ऊपर वाला पार्ट एक अलग मिलता है और नीचे वाला पार्ट है वो अलग मिलता है। तो ये आपको इतना सा ध्यान में रखना है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं वेरिएबल रीजन के कैरेक्टर्स के बारे में, केवल वेरिएबल रीजन के कैरेक्टर्स। मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वेरिएबल रीजन होता है, वेरिएबल रीजन, चाहे वो वेरिएबल हैवी वाला हो
एंड चाहे वेरिएबल लाइट वाला हो, ये दोनों के दोनों ही बीटा शीट के बने हैं और दोनों के दोनों ही आईजी डोमेन है। दोनों के दोनों बीटा शीट्स के बने हुए हैं और दोनों के दोनों आईजी डोमेन है, ये तो आपको पता ही चल गया है अभी तक। अब बीटा शीट तो बनेगी नहीं मेरे से इतनी अच्छे से, तो मैं आपको नॉर्मल लेवल पे समझा देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, लेट्स सपोज कि ये है अपने पास में मैं एक बार इतना ही बनाऊंगा, ये है अपने पास में वेरिएबल हैवी और लेट्स सपोज ये है अपने पास में वेरिएबल लाइट। अभी और ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है और ये बीटा शीट है। मैं आपको डायग्राम एक दिखा दूंगा पर एक बार के लिए आप समझो। चाहे वेरिएबल हैवी हो चाहे वेरिएबल लाइट हो, एक तो ये वैसे ही वेरिएबल है, ये हर एंटीबॉडी के अंदर अलग अलग होते हैं। दूसरा, इन 110 अमाइनो एसिड में से, और दोनों के दोनों 110 अमाइनो एसिड के आसपास के हैं, इनके पास में 10-10 अमाइनो एसिड के 3 रीजन होते हैं। हर एक रीजन 10 अमाइनो एसिड का है, इसके पास में भी है और इसके पास में भी है। अब आप इन 3 रीजन के बारे में ध्यान से सुनो। यही वो 3 रीजन है, 3 लाइट के पास में, 3 हैवी के पास में। यही वो 3 रीजन है जो एंटीजन के साथ में वास्तव में जुड़ते हैं, यानी कि वो एंटीजन के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री शो करते हैं। इसलिए इन तीनों रीजन्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन। अब ये 3 है तो इसको 1 बोल दिया, शॉर्ट में इसको बोलते हैं CDR1। तो ये हो गया CDR2, ये हो गया CDR3। ऐसे ही हैवी वाले के पास में भी ये हो गया CDR1, ये हो गया CDR2 और ये हो गया CDR3। ये 3 अपने पास में रीजन होते हैं। अब इनकी खास बात क्या है, देखो, अगर मैं इन जनरल बात करूं CDR के बारे में, तो CDR एंटीजन बाइंडिंग साइट है, वास्तव में एंटीजन बाइंडिंग साइट है। एक चीज, दूसरी चीज और बताऊं आपको मैं, एक तो ये पूरे 110 अमाइनो एसिड वैसे ही वेरिएबल है, अलग अलग होते हैं। ऊपर से ये जो 3 सेट है CDR1, CDR2, ये और भी ज्यादा वेरिएबल है। तो इन CDR को बोलते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन। हाइपर वेरिएबल रीजन, ये हाइपर वेरिएबल रीजन से और ही ज्यादा वेरिएबल है और इन्हीं की वजह से आती है स्पेसिफिसिटी एंड डाइवर्सिटी। स्पेसिफिसिटी एंड डाइवर्सिटी, क्योंकि ये अलग अलग होंगे ना 10 हाँ, और एक चीज, ये 10 अमाइनो एसिड्स के होते हैं, 10 अमाइनो एसिड्स। अब एक और चीज आपको मैं समझाता हूं। इन तीनों में से जो CDR3 है सभी के अंदर, मतलब दोनों में, लाइट एंड हैवी के अंदर, CDR3 की 2 खास बातें हैं। क्या खास बातें? 2। पहली, CDR3 1 और 2 के कंपैरिजन में ज्यादा वेरिएबल है। वैसे तो तीनों ही वेरिएबल है, बट इट इज मोर वेरिएबल देन
CDR1 एंड CDR2 मोर वेरिएबल है CDR1 एंड CDR2 से। दूसरा, ये जो CDR3 है, ये CDR, वैसे तो मैंने लिखा ना, देखो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, ये तीनों ही एंटीजन से जुड़ते हैं, पर CDR3 कुछ ज्यादा ही जोर से जुड़ता है, मतलब मोर एफिशिएंट कॉन्टैक्ट विथ एंटीजन, मोर एफिशिएंट कॉन्टैक्ट विथ एंटीजन, एंटीजन के साथ में ज्यादा एफिशिएंट कांटेक्ट बनाता है ये अपना CDR3। तो ये वेरिएबल रीजन के इतने अच्छे अच्छे बातें मैंने आपको बताई, वो समझ में आई थोड़ी। और ये एक बार देखो एक्चुअली जो बीटा शीट वाली स्ट्रक्चर है वो वाली। तो वेरिएबल डोमेन के अंदर या वेरिएबल जो पार्ट है उसमें CDR1, CDR2 और CDR3 होते हैं इस तरीके से। अपने को नहीं जमेगा ये, आप तो अपना बस नॉर्मल जितना मैंने बता दिया वो याद कर लो, क्यों बिना मतलब के इतनी 3D स्ट्रक्चर में जाना और वो सब करना है, ठीक है ना। चलो अब आगे आपको एक और चीज बताता हूं, तो अभी ध्यान से सुनना। जब मैंने आपको सिग्नलिंग बताई थी और सिग्नलिंग के अंदर मैंने जब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज बताया था, तो मैंने आपको यह बताया था कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है वो इस प्रकार से, उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है वो ऐसा होता है, और ऐसे डोमेन इम्यूनोग्लोबुलिन में पाए जाते हैं, इसलिए ऐसे डोमेन को IG डोमेन कहते हैं। जब मैंने आपको सेल सेल इंटरेक्शन पढ़ाई थी तभी भी मैंने आपको कैडेरिन वगैरह में बताया था सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के अंदर कि वो IG सुपर फैमिली से बिलोंग करते हैं, IG डोमेन सुपर फैमिली से। तो अभी आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपको इनकी स्ट्रक्चर याद नहीं करनी है, आपको खाली नाम याद करने हैं। देखो, कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के प्रोटीन्स हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के प्रोटीन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? जिनके अंदर IG डोमेन प्रेजेंट होता है, IG डोमेन प्रेजेंट, ऐसे प्रोटीन्स को कहते हैं IG सुपर फैमिली प्रोटीन्स, जिनके अंदर IG डोमेन होता है। अब आपको खाली एग्जांपल याद करने हैं, जैसे जितनी भी एंटीबॉडीज है उनमें तो है ही है, तो चाहे वो IgA हो, IG बीटा हो, कोई सी भी हो, चाहे वो IgM हो। हाँ, ये देखो एग्जांपल काम का, टी सेल रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर, इसमें भी IG डोमेन होता है। तो टी सेल रिसेप्टर क्या है? IG सुपर फैमिली प्रोटीन है। उसके बाद में जो MHC मॉलिक्यूल है, चाहे क्लास 1 का हो या क्लास 2 का हो, इनके अंदर भी IG डोमेन प्रेजेंट होता है, तो ये भी सुपर फैमिली के हो गए। फिर इनके बाद में जैसे टी सेल असेसरी प्रोटीन्स है, CD प्रोटीन, CD2, CD3, CD4, CD8, तो CD4 और CD8 तो पहले से ही याद थे आपको, इनमें है, और बाकी 2 और 3 के अंदर भी है। और ये देखो गामा डेल्टा एप्सिलॉन का मतलब ये चेन्स के नाम है, इनको लेके ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। फिर देखो एडिशन मॉलिक्यूल्स, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे ये VCAM1 है, ये ICAM है, ये LFA है, ICAM2 है, CD64 है, इस तरीके के हैं ये। इन सब के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन वाला डोमेन प्रेजेंट है, तो ये सारे के सारे उसी फैमिली के मेंबर्स हैं। बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद करने की यहां पे जरूरत नहीं है। तो ये हुआ अपने पास में। अब अपन बात करते हैं कांस्टेंट रीजन के कैरेक्टर्स के बारे में। अभी तो अपन ने वेरिएबल रीजन की बात करी, अब कांस्टेंट रीजन की बात करते हैं, यानी कि हम बात करेंगे कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। अब ये हैवी है तो हैवी, और यदि ये लाइट है तो लाइट। हम इन रीजन्स की बात करेंगे
कांस्टेंट की, पूरे की बात करेंगे। तो इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, मोटा मोटा पहले तो आप यहीं से समझ लो बिना कुछ लिखे हुए। कांस्टेंट रीजन वो पार्ट है जिसके अमाइनो एसिड सीक्वेंस सब में अलग नहीं होते हैं, नियरली सेम होते हैं, तभी तो उनको कांस्टेंट बोला है। दूसरा, कांस्टेंट डोमेन्स है, उनका नंबर अलग हो सकता है, किसी में 3 किसी में 4, वो भी मैं लिखवा दूंगा। जो लास्ट वाले कांस्टेंट डोमेन्स होते हैं उनके पास में फैक्टर वाली एक्टिविटी होती है, तो फैक्टर बाइंडिंग वाली होती है। इन्हीं के बेसिस पे इम्यूनोग्लोबुलिन के टाइप्स अलग अलग होते हैं। बस यही सारी बातें, तो चलिए एक एक करके अपन समझ लेते हैं। कांस्टेंट रीजन के बेसिस पे इम्यूनोग्लोबुलिन का क्लासिफिकेशन होता है। एंटीबॉडीज आर क्लासिफाइड based on heavy chain C रीजन। लाइट चेन वाला तो एक ही कांस्टेंट है बेचारा, वो तो क्या ही करेगा ज्यादा। तो जो हैवी चेन वाला है उनके बेसिस पे एंटीबॉडी को डिफरेंट क्लास के अंदर डिवाइड करते हैं। अब जो डिफरेंट एंटीबॉडीज है उनको आइसोटाइप बोलते हैं। डिफरेंट एंटीबॉडी आर नोन एज आइसोटाइप्स। इनको आइसोटाइप्स बोलते हैं। जैसे IgA, GMED। अगर मैं हमें ह्यूमन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से बात करूं, कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका एक सीक्वेंस याद रखना, GAMDE, गम दे। G की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद A की, फिर M की, फिर D की, और सबसे लास्ट में E की। ये ऐसे ही सीक्वेंस है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब उसके बाद में जो एंटीबॉडीज होती हैं दे आर डिवाइडेड इनटू क्लासेस एंड सब क्लासेस। डिवाइडेड इनटू क्लासेस एंड सब क्लासेस। जैसे मैं ह्यूमन के हिसाब से बात करूं तो ह्यूमन एंटीबॉडी क्लास कौन सी है, तो ये क्लास तो मेन सारी है। जैसे एक तो है IgA, एक है IgG, और फिर है IgMDE। चलो अलग अलग लिख लो, IgD, IgE। ये 5 क्लास हो गई है ना, 5 क्लास है। अब इन पांचों क्लास के अंदर जो IgA है वो आगे 2 क्लास के अंदर डिवाइडेड है, तो इसे हम लिखते हैं IgA1 और इसे लिखते हैं IgA2। IgA1 और IgA2 इनको ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर? IG4 जो G है वो 4 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है। IgG1, IgG2, IgG3 और IgG4, ये 4 क्लासेस में डिवाइड होती है। और जो MDE है इनकी आगे कोई सब क्लास नहीं है, हाँ सॉरी, वो क्लास है और ये नीचे वाली सब क्लास है, सब क्लास। तो A और G है उसको आगे सब क्लास के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो माइस की एंटीबॉडीज होती है, माइस में इतना सा डिफरेंस आता है कि जो IgG है
उसके अंदर एक तो होती है IG1, IgG1। IgG2 जो है वो दो टाइप की है, IgG2A एंड IgG2B, G2A एंड B, हाँ, IgG2B। इनके अंदर एक IG3 है और 4 नहीं है। आप इतना याद रखो, यह चीज आपसे पूछी जा सकती है, ह्यूमन की IgG और चूहे की IgG में क्या अंतर है। तो 1-1 दोनों में, 3-3 दोनों में। ह्यूमन में 2-4 है और चूहे के अंदर 2A2B है। ये इतना सा आपको एक बार करना है, फिर और देखो मैं चीजें बताता हूं आपको यहां पे। तो माइस एंड ह्यूमन के अंदर डिफरेंस क्लियर। अब उसके बाद में और चीज समझिए, देखिए जो हैवी चेन है उसके नाम अलग अलग है। एक तरफ मैं आपको एंटीबॉडी बोलता हूं, दूसरी तरफ हैवी चेन। कुछ नहीं है, अल्फा बीटा गामा बोलना है और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई IgA है और उसकी हैवी चेन को बोलेंगे अल्फा। अब अभी मैंने बोला IgA1A2 है, तो उसकी अल्फा को आप अल्फा1 अल्फा2 बोल दो। जैसे IgG है तो इसकी को गामा बोलेंगे अपन। अब गामा अभी मैंने बोला 4 टाइप की है, तो गामा1, गामा2, गामा3, गामा4 ऐसे बोल दो। माइस वाला है तो गामा2A गामा2B बोल दो। माइस के अंदर आप कैसे बोलोगे, गामा2A एंड गामा2B, ये हो गया अपना, कुछ भी नहीं है अलग से। फिर IgM है, M को म्यू बोल देते हैं, इसकी कोई आगे सब क्लास है नहीं तो यही रहेगा। IgD है उसको डेल्टा बोलेंगे, IgE है उसको एप्सिलॉन बोलेंगे। तो ये हुआ अपने पास में इस तरीके से। अब मैंने आपको बोला था कि जो नंबर ऑफ कांस्टेंट रीजन है वो अलग अलग में अलग अलग होते हैं। जैसे यदि अपन बात करें IgM एंड IgE के बारे में, ME मी, उसमें 4 होते हैं, 4 कांस्टेंट रीजन्स, कांस्टेंट रीजन्स। दूसरा बाकी के सारे IgG AD गैड, उसमें 3 होते हैं, 3 कांस्टेंट रीजन्स होते हैं। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक देखो आपके सामने नाम है एंटी आइसोटाइप एंटीबॉडीज। एंटी आइसोटाइप एंटीबॉडी, एंटी आइसोटाइप एंटीबॉडी क्या होते हैं? आइसोटाइप किसे बोलते हैं? एंटीबॉडीज को ही बोलते हैं आइसोटाइप। आइसोटाइप का मतलब है एक जैसे, तो सारे के सारे एंटीबॉडी एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। अब उन एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी हो तो उसे एंटी एंटीबॉडी बोल देंगे। एक बार आइसोटाइप हटाओ इसमें से, फिर पढ़ो एंटी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की एंटीबॉडी। बस इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन जो है वो अपन जोड़ लेते हैं। जैसे सॉरी, जैसे मान लो कि ये है कोई IgG, कोई सी बना लो एक बार, अपने को तो समझने से मतलब है। ये है IgG, IgG का ये वाला पार्ट आपको पता ही है कौन सा है, हैवी चेन, और इसमें भी हैवी C रीजन है, कांस्टेंट रीजन, यही तो है। अगर कोई एंटीबॉडी इस कांस्टेंट रीजन से चिपक जाए, मतलब इस कांस्टेंट रीजन को पहचान ले, तो इसे बोलते हैं एंटी आइसोटाइप एंटीबॉडी। एंटी आइसोटाइप एंटीबॉडी किसे कहते हैं? ऐसी एंटीबॉडी that can bind
with constant region of heavy or light chain, यानी कि यहां पर भी मान लो अगर कोई जुड़ती है तो उसको भी अपन एंटी आइसोटाइप एंटीबॉडी कहते हैं। अब ये चीज इतनी सी ध्यान रखनी है कि एक एंटी आइसोटाइप एंटीबॉडी होगी वो किसी दूसरे की हैवी या लाइट चेन से नहीं जुड़ेगी। जैसे ये आईजीजी के साथ जुड़ रखी है, ये आईजीडी वाली के साथ नहीं जुड़ेगी या एम वाली के साथ नहीं जुड़ेगी। तो जो एंटी आइसोटाइप एंटीबॉडीज होती हैं आर एंटीबॉडी स्पेसिफिक, अलग अलग के साथ में अलग अलग होती हैं ये। अब एक छोटा सा टेबल है, आप इसको देखो आराम से, इसमें ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात, रटने वाली बात नहीं है। जैसे आईजीजी होती है, उसकी हैवी चेन को गामा कहते हैं, इसमें 3 कांस्टेंट डोमेन होते हैं। ह्यूमन में 4 टाइप की हैवी चेन होती है, 1 2 3 4। माइस के अंदर 1 2A 2B 2 3 होती है। लाइट चेन चाहे कोई सा भी हो, कप्पा लेमडा कप्पा लेमडा कप्पा लेमडा कप्पा लेमडा एंड कप्पा लेमडा ही होगी। अब एक जे चेन है, वो क्या है वो थोड़ी देर बाद में बता दूंगा। जे चेन ए और एम में पाई जाती है, क्योंकि ए डायमर होती है, एम पेंटामर होती है। एम जो एंटीबॉडी है जब तक मेम्ब्रेन में है तब तक तो अकेली रहेगी, लेकिन अगर वो सीक्रेट हो गई तो 5 एम एक साथ रहती है, तो उनको जोड़ने के लिए एक चेन पाई जाती है, उसको जे चेन कहते हैं। और जो ए है वो 2 एंटीबॉडी एक साथ रहती है सीक्रेटेड कंडीशन में, तो उनको जोड़ने के लिए भी एक चेन होती है, उसको अपन बोलते हैं सिंपल सा जे चेन। तो एक बार आप इतना याद रखो, ए एंड एम में जे चेन होती है, बाकी और कुछ नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब ये ना देखो बिना मतलब की चीज है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। जितने गामा चेन है, जितने कप्पा, जितने लाइट चेन है, उनके आगे नंबर लगा के लिखा हुआ है, क्या ही मतलब है, छोड़ो इसको। एम चेन की हैवी चेन को, एम की हैवी चेन को म्यू बोलते हैं। यहां पर 4 कांस्टेंट डोमेन होते हैं, इसमें कोई सब क्लास नहीं है। आई है उसको अल्फा बोलते हैं, 3 कांस्टेंट डोमेन है। ये आई A1 A2 है तो अल्फा 1 अल्फा 2 हो जाएगा, बताया था ना मैंने, वही तो है सारा का सारा, कोई दिक्कत है ही नहीं यहां पे। तो ये एक छोटी सी लिस्ट है, वो आपको याद रखनी है। डिफरेंट आइसोटाइप एंड सब आइसोटाइप एंटीबॉडी परफॉर्म डिफरेंट इफेक्टर फंक्शन। ऐसा क्यों? इफेक्टर फंक्शन है वो अलग अलग क्यों होते हैं? तो उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है। क्या रीजन है? देखो, जैसे मान लीजिए कि और इसका जो रीजन है वो है एफसी रिसेप्टर्स। ऑन डिफरेंट सेल्स। क्या मतलब है इसका, वो मैं आपको अभी 1 मिनट में समझा देता हूं। देखो, इसको अपन समझेंगे अलग तरीके से, ताकि आपको आराम से ये चीज समझ में आ जाए। हाँ देखो क्या होता है, मान लीजिए कि ये कोई आईजी जी है, सपोज आईजी जी जी, और आईजीजी का ये वाला पार्ट एफसी पार्ट है, ठीक है, एफसी पार्ट है। अब बात ये है कि जो आईजीजी का एफसी पार्ट है, उस एफसी पार्ट के जो रिसेप्टर्स हैं वो या तो न्यूट्रोफिल के पास में है या फिर वो मैक्रोफेज के पास में है, मैक्रोफेज के पास में। यहां पे लगा हुआ है ये रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है आईजीजी एफसी रिसेप्टर, इसे बोलते हैं एफसीआर,
तो IgG है वो केवल न्यूट्रोफिल या फिर मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर सकती है। कब? जब इसके साथ में कोई एंटीजन जुड़ा हुआ हो। मान लो ये एंटीजन जुड़ा हुआ है और ये IgG है। समझ में आया? तो IgG के जो FC रिसेप्टर्स है वो केवल इन्हीं के साथ में, इसीलिए तो डिफरेंट इफेक्टर फंक्शन करती हैं ये। एक और एग्जांपल देखो, मान लो ये IgE है, ये है IgE और इसके साथ में कोई एंटीजन जुड़ा हुआ है। अब बात यह है काम की कि IgE का जो FC रीजन है उसके रिसेप्टर केवल मास्ट सेल के पास में है, केवल मास्ट सेल के पास में है। तो IgE केवल मास्ट सेल के पास में जा सकती है। FC रिसेप्टर ऑफ IgE, तो अपने आप ही भाई समझ में आता है अपने को कि यही हो सकता है, और तो क्या होगा यहां पर, चीज समझ में आई। इसलिए ये डिफरेंट इफेक्टर एक्टिविटी है वो पाई जाती है हमें। और देखो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक है ही नहीं, खाली आपको ऐसे ही दिखाने के लिए लिखा है। फ्लेक्सिबिलिटी हिंज रीजन की वजह से आती है, ड्यू टू हिंज रीजन। और जो हिंज रीजन होता है वो हिंज रीजन 10 to 60 अमाइनो एसिड तक का होता है। देखो हिंज रीजन एक फ्लेक्सिबल रीजन है। अब जैसे सपोज करो, ये अपने हाथ के अकॉर्डिंग सपोज करते हैं एक बार, है ना। यहां पर जो पार्ट है उसकी वजह से मैं अपने अंगूठे को ऐसे कर सकता हूं, ठीक। मान लीजिए कि कोई इतना सा एक साइज का पार्टिकल है, कोई चीज है, सब टुकड़ा है कोई, तो मैं अपने हाथ को इतना खोल सकता हूं। अगर कोई बड़ा पार्ट है तो मैं अपने हाथ को और बड़ा खोल सकता हूं, और बड़ा पार्ट है तो मैं अपने हाथ को इतना बड़ा खोल सकता हूं, इतना बड़ा। अब ये वाला पार्ट हिंज रीजन के कारण ही तो मैं कैप्चर कर पा रहा हूं। समझो बात को आप। जैसे मान लो कि कई बार दो एंटीजन पास पास में प्रेजेंट है, दूसरे वाले डायग्राम में देखो आप, दोनों के दोनों एंटीजन्स हैं वो, ये Ag का मतलब एंटीजन, दोनों एंटीजन पास पास है, तो जो हिंज रीजन है, मेरे हाथ है, वो ऐसे हो जाएंगे, और अगर दूर है तो मेरे हाथ ऐसे चले जाएंगे। इसीलिए ये एंटीबॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हिंज रीजन की वजह से आती है। बस इतना सा ही समझना, और कुछ भी नहीं समझना। अब मैं आपको कुछ जनरल फीचर्स बताता हूं डिफरेंट एंटीबॉडीज के, और उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, वो भी आप ध्यान रखना। क्या करना है आपको, यहां पे मैं आपको एक अलग से फाइल दूंगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो आराम से। उसमें हर एंटीबॉडी के जनरल फीचर्स, उनके फंक्शंस वगैरह होंगे, तो वो फाइल अलग से रख लेना। अभी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, वो अलग से याद करना अपने को। देखो सबसे पहले IgA की बात करें। IgA दो टाइप की होती है, ये एक बार छोड़ दो, अपन ने बात कर ली है। इसकी प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन होती है 3.5 मिलीग्राम पर मिली ml। हाफ लाइफ इसकी 6 दिन के आसपास होती है, और ये सीक्रेटेड फॉर्म में मेनली डायमर के रूप में रहती है, पर ये मोनोमर या ट्राइमर भी बन सकती है, बट मेनली डायमर होती है। अब दो एंटीबॉडी है वो जे चेन की मदद से जुड़ी हुई रहती है, और IgA है वो ज्यादातर म्यूकस वाला जो सिस्टम है उसके अंदर पाई जाती है, म्यूकोसल सिस्टम के अंदर, ठीक। IgD, डी एक मोनोमर है, कोई विशेष ऐसे स्ट्रक्चर वाली बात नहीं है। जैसे IgA है, A में तो डायमर बनता है, M में तो पेंटामर बनता है, D के अंदर कुछ खास नहीं है। D एक ही टाइप की होती है, डेल्टा चेन बोल देंगे। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम होती है, 3 दिन इसकी लाइफ, हाफ लाइफ होती है, और ये बी सेल एंटीजन रिसेप्टर का काम करती है, बी सेल के ऊपर एंटीजन रिसेप्टर का काम करती है। देन नेक्स्ट एक बार इसकी स्ट्रक्चर देखो IgA की।
ये एक एंटीबॉडी, ये दूसरी एंटीबॉडी, और इनके बीच में ये जे चेन इस प्रकार की होती है। जे चेन भी एक क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो ये हुआ अपने पास में। अब और बात करते हैं आईजीई। ई है, उसका एक ही टाइप होता है, तो वो एप्सिलॉन हो गया, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मिलीग्राम पर एमएल, हाफ लाइफ 2 दिन की। ये मोनोमर ही होती है, वैसे तो कोई खास बात नहीं है, पर इसमें 4 कांस्टेंट डोमेन्स होते हैं। अब जो ई है वो डिफेंस देती है अगेंस्ट हेलमिंथिक पैरासाइट्स, ये अपन ने कल बात करी थी, और ये हाइपर सेंसिटिव, एलर्जी, इनके अंदर काम आती है। ये याद करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखो आईजीजी। जी है वो 4 टाइप की होती है, बात कर ली माइस में, ह्यूमन में। इसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, इसकी हाफ लाइफ भी सबसे ज्यादा है, ये मोनोमर होती है। अब जी का काम क्या है, ऑप्सोनाइजेशन। किसी एंटीजन को यदि खत्म करना है, मारना है, तो ऑप्सोनाइज करके उसके चारों तरफ जुड़ जाती हैं, फेगोसाइट्स वगैरह के ऊपर, न्यूट्रोफिल के ऊपर उसके रिसेप्टर होते हैं, अभी अभी बताया मैंने एफसी रिसेप्टर, तो वो उनको एक्टिवेट कर देती है। फिर उसके बाद में ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी करती है, नियोनेटल इम्यूनिटी देती है, वो समझाऊंगा मैं कैसे, और फीडबैक इनहिबिशन करती है बी सेल का। तो ये पूछा जा सकता है कौन सी एंटीबॉडी बी सेल का फीडबैक इनहिबिशन करती है, आईजीजी। एम को देखो, एम है, उसका कोई टाइप नहीं है, सब टाइप नहीं है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1.5, 5 दिन का लगभग हाफ लाइफ, पेंटामर होती है, 5 एक साथ जुड़ी है। और एम जो है वो बी सेल एंटीजन रिसेप्टर का काम करती है, तो मोनोमेरिक फॉर्म में रहती है, और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का काम करती है, वो अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ लेंगे आराम से, अभी तो एक बार इतना समझो। तो कॉम्प्लीमेंटेशन वगैरह का काम ये सब हो गया, समझ में आया ये चीज आपको। अब इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी देख लो, कैसे 5M जो है वो जुड़ी हुई है, और ये जे चेन, 4 के बीच में तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है, एक जे चेन भी इनके बीच। तो ये आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह का ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो जो लाइट चेन है, वो 2 टाइप की होती है, कप्पा, लैम्डा। यदि मैं ह्यूमन की बात करूं, तो ह्यूमन के अंदर जो कप्पा वाली एंटीबॉडीज है वो 60% होती है, और लैम्डा वाली 40% होती है। यदि मैं माइस की बात करूं, तो माइस के पास में लैम्डा वाली x अमाउंट में है, तो ये 10x अमाउंट के अंदर होती है। एक एंटीबॉडी के अंदर या तो 2 कप्पा होती है या 2 लैम्डा होती है, बट नेवर 1 कप्पा एंड 1 लैम्डा। एक कप्पा एक लैम्डा नहीं है, या तो दोनों कप्पा कप्पा चेन होगी या दोनों लैम्डा लैम्डा होगी, बट दोनों एक साथ हो ऐसा नहीं होता है। तो ये हुआ अपने पास में। अच्छा, अब मान लीजिए कि कोई बी सेल का कैंसर हो जाए, बी सेल कैंसर, और ये बी सेल का कैंसर है वो नियोप्लास्टिक सेल्स के अंदर होता है। नियोप्लास्टिक सेल का मतलब हो गया कि ये सेल सब बहुत ज्यादा डिवाइड करेंगी। तब हो सकता है कि लैम्डा और कप्पा का रेशियो चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि मान लो कि उस बी सेल में कैंसर हुआ जो कप्पा वाली चेन ज्यादा बनाती थी, तो अब और ज्यादा कप्पा बनेगा। ऐसे केसेस के अंदर कप्पा एंड लैम्डा रेशियो चेंज होता है। ये हुआ अपने पास में। तो ये इतना सा काम करना है अपने को। अब उसके आगे देखो, एक और चीज बताता हूं आपको मैं। कुछ ऐसी एंटीबॉडीज हैं
जो दूसरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट काम करती है, एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी। जैसे एक होती है एंटी फैब, जो फैब के अगेंस्ट काम करती है। एक होती है एंटी एफसी, जो एफसी के अगेंस्ट काम करती है। एक होती है एंटी आइसोटाइप, ये अगेंस्ट कांस्टेंट रीजन उसके काम करती है, कांस्टेंट रीजन की। एक होती है एंटी एलोटाइप और एक होती है एंटी आइडियोटाइप। ये क्या होती है ये समझ लीजिए। एलोटाइप का मतलब होता है अगेंस्ट डिफरेंट एलिल्स, अगेंस्ट डिफरेंट एलिल्स। डिफरेंट एलिल्स का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि मेरा जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इसका एक अलग प्रोटीन बन गया और इसका एक अलग प्रोटीन बन गया। अब एक आईजीजी इसके अगेंस्ट है और एक आईजीजी इसके अगेंस्ट है, तो इन दोनों आईजीजी को बोलेंगे एंटी एलोटाइप। है तो दोनों आईजीजी, पर एक कैपिटल ए के प्रोटीन के अगेंस्ट है और एक जो है वो स्मॉल ए के प्रोटीन के अगेंस्ट है, तो इन्हें एंटी एलोटाइप बोलते हैं। अभी आइडियोटाइप थोड़ा सा बाद में बता दूंगा मैं, आगे आएगा अपने को थोड़ा डिटेल में, तो तब बताता हूं। एक बार आप थोड़ा सा रुकने की कोशिश करो। फिर देखो एक और चीज, एंटीबॉडी की दो क्लास होती है, दो कैटेगरी स्टार्टिंग में बताया था, सीक्रेटेड और मेम्ब्रेन बाउंड। अभी आपको मैं मेम्ब्रेन बाउंड एंड सीक्रेटेड में कुछ छोटी छोटी चीजें बताता हूं। देखो, कोई भी एंटीबॉडी अगर मेम्ब्रेन बाउंड है तो उसके पास में एक अल्फा हेलिक्स तो होना ही चाहिए, जिससे कि वो मेम्ब्रेन को स्पान करे। और ये बात अपन सेल बायोलॉजी के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर मेम्ब्रेन जब पढ़ी थी तब अच्छे से करके आए हैं। एक चीज। दूसरी चीज, इन मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज में कुछ पार्ट ऐसा होता है जो साइटोसोल के अंदर होता है। ये नीचे साइटोसोल है, साइटोसोल। अब आपको जान के ये हैरानी होगी कि जो आईजीएम और आईजीडी होती है ना, उनके साइटोसोल का पार्ट केवल 3 अमाइनो एसिड का बना होता है, ओनली 3 अमाइनो एसिड। और जो आईजीजी होती है उसका साइटोसोल वाला पार्ट 30 अमाइनो एसिड का बनता है। 30 अमाइनो एसिड के पास आईजीजी एंड आईजीई, इनका साइटोसोलिक डोमेन है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है। जब ये सीक्रेटेड कंडीशन में चली जाती हैं तो सीक्रेटेड कंडीशन के अंदर इनके पास में एक छोटा सा टेल पीस होता है बस, और ये साइटोसोलिक डोमेन और अल्फा हेलिक्स वाला पार्ट नहीं होता। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आना चाहिए थोड़ा सा। चलो, ये हुआ अपने पास इतना सा काम। देन नेक्स्ट, छोटी मोटी जानकारी। जो एंटीबॉडीज होती हैं वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए कि आईजीजी है, तो हमारी आईजीजी, बर्ड की आईजीजी, किसी और दूसरा माइस है उसकी आईजीजी अलग होगी। सो इन डिफरेंट स्पीसीज IgGs are डिफरेंट। डिफरेंट स्पीसीज में IgG डिफरेंट होती है। दूसरा, एक सेम इंडिविजुअल के अंदर, सेम इंडिविजुअल IgG are different due to CDR। इनको कहते हैं आइडियो टाइप एंटीबॉडी।
क्योंकि सीडीआर अलग है। जैसे एक आईजीजी है और दूसरी भी आईजीजी है, लेकिन दोनों के सीडीआर अलग है, तो उसको अपन बोलते हैं आइडियो टाइप। मैं ये नहीं कह रहा कि एक आईजीएम है और एक आईजीजी है, तो आईजीएम और आईजीजी अलग अलग है। दो आईजीजी है पर दोनों अलग है, क्योंकि उनके सीडीआर अलग है, तो इनको बोलते हैं आइडियो टाइप। हेलो टाइप मैंने आपको बता ही दिया था। अब उसके बाद एक कार्बोहाइड्रेट चेन है, वो भी समझा देता हूं। देखो, कार्बोहाइड्रेट चेन, कार्बोहाइड्रेट चेन का काम सेपरेशन का होता है, एक जरूरी पार्ट है ये भी, तो एक बार आपको समझना है, आराम से समझ लीजिए। देखो, मान लो कि अपने पास में ये 1 2, उसके बाद में 3 4, एक बार ऐसे ही मैं 4 बना रहा हूं। और ये मान लीजिए लाइट चेन है। अभी यहाँ पे लाइट चेन का वैसे तो कोई रोल है नहीं, बट फिर भी बता देता हूं मैं आपको। यह डाइसल्फाइड बॉन्ड जुड़ा हुआ ही है। मेरे ख्याल से आपको पता है ये है CH1 कांस्टेंट 1, ये है CH2 कांस्टेंट हैवी 2, ये है CH3 कांस्टेंट हैवी 3। क्लियर हुआ? ऐसा होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जितनी भी एंटीबॉडीज होती हैं उन सबके पास में 2 हैवी चेन तो होती है, और दोनों हैवी चेन भी डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है। तो अब एक कार्बोहाइड्रेट चेन का, ओलिगोसैकेराइड का एक रोल आता है। क्या रोल आता है? यदि ये एंटीबॉडी ए है, डी है और जी है, तो इसके दोनों CH2 के बीच में ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा केस देखो, यदि ये IgM और E है, तो जो CH3 है, इन दोनों डोमेन के बीच में कार्बोहाइड्रेट चेन प्रेजेंट होगी। और इसका काम सिर्फ इतना है, टू कीप हैवी चेन सेपरेटेड। हैवी चेन को सेपरेट करके रखने का काम इनका होता है। सो ये कार्बोहाइड्रेट चेन है, उनका काम हो गया। अब मैं आपको बताता हूं एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट, दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। आपने क्लोनल सिलेक्शन पढ़ा था, क्या होता है? एक प्री बी सेल या टी सेल होती है, उससे बहुत सारे टाइप के क्लोन्स बनते हैं, पर हमें यह नहीं पता कि ये क्लोन कौन से एंटीजन के लिए। एक्स एंटीजन आएगा तो पता चलेगा कोई और बी सेल सेलेक्ट हुई है, वाई आया तो पता चला कोई और बी सेल सेलेक्ट हुई है, ऐसे ही टी सेल। पर जो भी सेल सेलेक्ट होती है बी सेल के, अभी तो अपन एंटीबॉडी पढ़ रहे हैं तो बी सेल की बात करनी पड़ेगी, तो जो भी सेल सेलेक्ट होती है वो हो गई क्लोनल सिलेक्शन वाली सेल। अब ये सेल प्रोलिफरेट होकर क्लोनल एक्सपांशन करती है। ये सारी सेल सेम है, ये जो एंटीबॉडी बनाएगी उनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। ये तो एंटीबॉडी ऐसी है जिनके सीडीआर भी सेम होते हैं, इनके तो सीडीआर भी अलग नहीं होते, तो इन्हें कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। यह है कोई एक एंटीबॉडी, बी सेल, और इस बी सेल के पास में कोई एंटीजन आया। एंटीजन आने से ये बी सेल है वो प्लाज्मा सेल बन गई,
और ये प्लाज्मा सेल डिवीजन करती है तो बहुत सारी क्लोन प्लाज्मा सेल्स है। क्लोन प्लाज्मा सेल्स। अब ये क्लोन प्लाज्मा सेल्स सारी की सारी जितनी भी एंटीबॉडीज बनाएगी, जितनी भी एंटीबॉडीज, ये सारी की सारी एंटीबॉडीज को बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ऐसी एंटीबॉडीज हैं ये तो कि इनके तो सीडीआर तक सेम है, सीडीआर सेम। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी समझ में आया क्या होता है? ऐसे ही अभी और मैं आपको चीज बताता हूं। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डेवलप की थी, और जॉर्ज कॉलर एंड किसार मिल्स्टिन, और 1975 के अंदर इन्होंने डेवलप करी थी डेवलप्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। उस टेक्निक का नाम था फेज डिस्प्ले टेक्निक। फेज डिस्प्ले टेक्निक क्या है, क्यों है, कैसे है, वो तो मैं आपको सारा का सारा बताने वाला हूं। अब यहां पे देखो होता क्या है वो बता देता हूं मैं। देखो ये जो प्लाज्मा सेल है ना, यदि इस सेल में कैंसर हो जाए, इफ कैंसर, अगर प्लाज्मा सेल का कैंसर हो जाए तो इस कैंसरस सेल का नाम होगा माइलोमा और प्लाज्मा साइटोमा। इसका नाम होगा या तो माइलोमा सेल या इसी का नाम होगा प्लाज्मोसाइटोमा सेल। प्लाज्मोसाइटोमा सेल। तो ये प्लाज्मोसाइटोमा सेल या माइलोमा सेल है, वो कैंसरस सेल है। कौन सी कैंसरस? बी सेल जो प्लाज्मा सेल बन चुकी है, उस प्लाज्मा सेल का कैंसर है, वो ये है। अब अपन एक काम करते हैं, देखो अच्छे से, ये सेल एंटीबॉडी नहीं बनाती है, खुद से ये एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। देखो अब एक्सपेरिमेंट में आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अपन ने क्या किया, एक एंटीजन लिया, एंटीजन, और इस एंटीजन के अगेंस्ट में कोई बी सेल है, वो डिफरेंशिएट हुई, बी सेल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बी सेल का फ्यूजन कराएंगे माइलोमा सेल के साथ में। ये है माइलोमा सेल। अब चूंकि कैंसर सेल है तो ये तो जल्दी डिवाइड करेगी और ज्यादा डिवाइड करेगी कैंसरस सेल। तो यहां पे हो सकता है कोई हाइब्रिड सेल बन जाए, तो ये सेल है वो फ्यूज हो गई मान लो, और ये सेल जो है ये हाइब्रिड सेल है, और इस सेल को कहते हैं हाइब्रिडोमाज। हाइब्रिडोमा सेल है ये, ठीक। अब इस सेल को अपन एक कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो कराएंगे। उस कल्चर मीडिया का नाम है HAT कल्चर मीडिया।
HAT क्या है? H का मतलब है हाइपोजेंथीन, मैं कंफर्म कर लेता हूं, गलत नहीं लिखना। H फॉर हाइपोजेंथीन, A फॉर एमिनोप्टेरिन, और T फॉर थाइमिडिन। ये अपना कल्चर मीडिया है। और इस कल्चर मीडिया की खास बात बताऊं आप लोगों को, इसकी खास बात यह है कि जो सेल हाइब्रिड सेल है, केवल वही सेल जिंदा रहती है, इसके ऊपर बाकी मर जाती है। ओनली हाइब्रिडोमा सेल्स सर्वाइव एंड रेस्ट डाई, बाकी मर जाती हैं। अब आपको थोड़ा इतना तो आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है कि अगर अपन कोई ऐसा फ्यूजन एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो एक्यूरेसी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हर सेल ही फ्यूज हो रही है आराम से, ना, जोर आता है बहुत, और रेयरली सेल्स वो फ्यूज होती है। सो केवल और केवल हाइब्रिडोमा सेल्स हैं वो सरवाइव करेगी। तो लेट्स सपोज, अब मैं एक बार ऐसे आपको इस कलर में बना देता हूं, ये सारी की सारी हाइब्रिडोमा सेल्स हैं, हाइब्रिडोमा सेल्स। अब चूंकि इन सेल्स के साथ में एक बी सेल का फ्यूजन है, इसलिए ये प्रोड्यूस करेंगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा। प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये बहुत सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो प्रोड्यूस करेगी। तो ये हुआ अपने पास में वो एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। देखो सिंपल सिंपल पढ़ने वाली बातें हैं, बाकी तो अपने को आगे आएगी तब अपन बात कर पाएंगे। अभी के लिए तो क्या बोले, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं। दीज आर वेरी स्पेसिफिक। क्यों? क्योंकि ये बनी ही किसी एक सेल से है, इनकी तो CDR ही अलग नहीं है। तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ए प्रोटीन के साथ जुड़ सकती है वो कभी भी बी के साथ नहीं जुड़ सकती, वो ए के साथ ही जुड़ेगी, इतनी ज्यादा स्पेसिफिक होती है। तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो फिनोटिपिक मार्कर्स को पहचानने के काम आते हैं, यानी कि ये केवल और केवल उसी के साथ जुड़ेगी जिसके अगेंस्ट में ये बनी हुई है, तो बाकी के साथ नहीं जुड़ेगी। चाहे थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया ना तो उसको छोड़ देगी। जैसे 100 अमाइनो एसिड का प्रोटीन है, उसमें से 5 चेंज हो गए तो अब ये नहीं जुड़ेगी, वो तो उसी के साथ जुड़ेगी जिसमें 100 के 100 सेम होंगे। तो मार्कर को पहचानने में, इम्यूनो डायग्नोसिस करने के अंदर काम आती है। तो इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिजीज हो जाए तो उनको पहचानने में काम आती है। हाँ, पहले इनको बनाना पड़ता है अलग से, ट्यूमर का आइडेंटिफिकेशन कराने के काम आती है। अलग अलग ट्यूमर के अलग अलग प्रोटीन्स या एंटीजेंस बनते हैं, तो उनके अगेंस्ट अपन लगाएंगे इनको और बॉडी में इंजेक्ट कराएंगे। तो बॉडी में कहां कहां ट्यूमर है वहां वहां जाकर के ये एंटीबॉडी चिपक जाएगी, और इनके साथ में फ्लूरोसेंट अपन टैग कर देंगे कुछ तो प्रोटीन वगैरह, वो चमकेगा, आराम से दिखेगी। ये डिफरेंट टाइप की थेरेपीज में काम आती है, इम्यूनोथेरेपीज के अंदर। और ये फंक्शनल एनालिसिस करती है सेल सरफेस का। ये अपन टेक्निक्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, वहां बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। देन उसके बाद में ये एक टेबल है, और इस टेबल की खास बात क्या है वो भी समझो। इस टेबल के अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का थेराप्यूटिकल यूज दे रखा है। थेराप्यूटिकल यूजेस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जैसे कुछ डिजीज है इंफ्लेमेटरी डिजीजेस, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कौन से टारगेट के अगेंस्ट बनाई है और इसका क्या इफेक्ट होगा और ये कौन सी डिजीज में काम आती है। जैसे जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अल्फा इंटीग्रीन के अगेंस्ट बनती है वो ब्लॉक करती है इम्यून सेल इग्रेस को टू इंटेस्टाइन एंड CNS, और ये क्रॉन्स डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस उनमें काम आती है। ऐसे करके ये लिस्ट है, एक बार आप देखो शांति से, फिर अपन बात करते हैं आगे।
अब अपन डिस्कस करते हैं एक और छोटा सा, ये तो समझने वाली सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं है। इम्यूनोग्लोबुलिन का सिंथेसिस कहां पे होता है, इनकी असेंबली कैसे होती है, फिर ये कैसे काम कर रही है। देखो सिंपल सी बात है कि कोई भी आईजी है, कोई सी भी हो चाहे से, उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब जाहिर सी बात है कि पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन है, तो एमआरएनए से बना होगा, तो एमआरएनए, और एमआरएनए किसी ना किसी जीन से, तो जीन हो गया ये। अब हमारे पास में कई सारे टास्क हैं, वो समझो। एक एंटीबॉडी के अंदर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो देखना। पहला, एंटीबॉडी खुद एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। एंटीबॉडी में 4 प्रोटीन है तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा। कहां होगा? दूसरा, एंटीबॉडी हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड होती है, हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड। तो ग्लाइकोसाइलेशन कहां होता है? वो हो गया। एंटीबॉडी के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है वो कहां बनते हैं, तो वो बात हो गई। इतना यदि हो गया तो एंटीबॉडी प्रिपेयर है। तो अब आप समझो, सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस होती है ईआर बाउंड राइबोसोम्स पे, ईआर बाउंड राइबोसोम्स। एक चीज, ग्लाइकोसाइलेशन कहां होता है? ग्लाइकोसाइलेशन होता है ईआर में, एंड देन मॉडिफिकेशन होते हैं गोल्जी बॉडी में, मॉडिफिकेशन इन गोल्जी। ईआर के अंदर तो पहले हो जाएगा, फिर आगे जाके गोल्जी में मॉडिफिकेशन। डाइसल्फाइड बॉन्ड ईआर, ऑब्वियस सी बात है आर ई आर की बात हो रही है यहां पे, स्मूथ की तो बात ही नहीं हो रही। तो ये हो गया हमारे पास में एंटीबॉडी का सारा कच्चा चिट्ठा, कहां पे क्या चल रहा है। फिर उसके बाद में हाफ लाइफ की बात करते हैं। देखो, अब मैं हाफ लाइफ के हिसाब से बात करूं तो सबसे शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है आईजीई की, आईजीई 2 दिन, इसकी सबसे शॉर्टेस्ट है। तो ये शॉर्टेस्ट है, इसको तो ऐसे याद कर लेना, शॉर्टेस्ट। फिर उसके बाद में आईजीए है, इसकी होती है 3 दिन। फिर उसके बाद में आईजी एम है, इसकी होती है 4 दिन। आईजीजी है, इसकी होती है 21 से 28 दिन। डी की दे नहीं रखी है, मैं आपको जो दूसरी फाइल दूंगा उसके अंदर मैं पक्का सारा का सारा लिख दूंगा, तो आप ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, इस आईजीजी की लाइफ टाइम इतनी क्यों है, उसके पीछे का रीजन है। और रीजन ये है कि आईजीजी का जो एफसी रीजन है, आईजीजी एंटीबॉडी का नीचे वाला पार्ट, उसका एक रिसेप्टर है, उसका नाम है नियोनेटल एफसी रिसेप्टर ऑफ IgGFC on placenta cell and endothelial cells, endothelial cells। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लेसेंटा की सेल है या एंडोथेलियल सेल है, प्लेसेंटा,
सेल। तो प्लेसेंटा की सेल क्या करती है, अपने ऊपर एक रिसेप्टर बनाती है, इसे बोलते हैं नियोनेटल एफसी रिसेप्टर। इस नियोनेटल एफसी रिसेप्टर के साथ में आईजीजी आके जुड़ती है, आईजीजी, और ये अब एक छोटे से मेम्ब्रेन के अंदर मतलब वेसिकल में पैक होगा। जो आपको एंडोसाइटोसिस पढ़ाई थी मैंने सेल बायोलॉजी के अंदर, वो वाला काम यहां पे होगा, एंडोसाइटोसिस। और ये वेसिकल इधर की साइड में जाके फ्यूज हो जाती है, और इसके फ्यूज होने से ये आईजीजी प्लेसेंटा के दूसरी तरफ सीक्रेट हो जाती है, बच्चे की तरफ। तो इस वजह से इसकी हाफ लाइफ है वो थोड़ी ज्यादा होती है। अब आईजीजी 4 प्रकार की होती है, 1 2 3 4। 1 2 3 4 में से जो IG3 है, IgG3 सॉरी, ये होती है शॉर्टर हाफ लाइफ वाली, शॉर्टर हाफ लाइफ, और इसके कंपैरिजन में बाकी है उनकी लॉन्गर हाफ लाइफ होती है। तो ये इतना सा अपने को एक बार काम समझना है। अब नेक्स्ट आपको मैं एक और चीज बताता हूं, देखो थेराप्यूटिक प्रोसेसेस के अंदर आईजीजी का इस्तेमाल किया जाता है। आईजीजी इन थेराप्यूटिक्स क्या इस्तेमाल है, कैसे इस्तेमाल है, मैं आपको सब समझाऊंगा। आप तो मेरी बात एक बार सुनो खाली ध्यान से, ठीक है। देखो ये मान लो कि अपने पास में एक आईजीजी है, ठीक है, ये है आईजीजी, और ये इसका एफसी है, एफसी, ठीक। ये आईजीजी एक कोई एंटीजन है जिसका नाम है टीएनएफ, टीएनएफ उसको पकड़ती है, और अगर इसने पकड़ा ना तो दिक्कत हो सकती है। अब आईजीजी इसे कहते हैं एंटी टीएनएफ आईजीजी, क्योंकि ये टीएनएफ को पकड़ती है। अब टीएनएफ एक ग्रोथ फैक्टर है, तो इस टीएनएफ का एक रिसेप्टर है, ये है रिसेप्टर फॉर टीएनएफ। इससे आके टीएनएफ आसानी से जुड़ जाता है, टीएनएफ, टीएनएफ आसानी से जुड़ जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम इस एफसी को यहां से कट करके, आईजीजी के एफसी को यहां से कट करके और रिसेप्टर के साथ में जोड़ देते हैं। यह है टीएनएफ रिसेप्टर आईजीजीएफसी फ्यूजन प्रोटीन। आईजीजी का तो एफसी और टीएनएफ का रिसेप्टर, इन दोनों को फ्यूज करा दिया, और अगर ये फ्यूज हो गई आराम से तो अब टीएनएफ का रेस्पॉन्स आएगा, ये टीएनएफ ज्यादा समय तक जिंदा रहेगा। इससे कौन कौन सी डिजीज में हेल्प मिलती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और सोरेसिस, इन सब के अंदर इनमें मदद मिलती है। तो ये थेराप्यूटिक्स के अंदर इस प्रकार से काम आता है।
देखो ये यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ सारा का सारा। तो जो एंटी टीएनएफ आईजी है उसका एफसी लेके और टीएनएफ रिसेप्टर के नीचे जोड़ दिया जाता है, जिससे इसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है और इसे आसानी से यूज किया जा सकता है। तो ये एक चीज होगी। अब उसके बाद में बायोलॉजिकल एंटीजेंस के कुछ फीचर्स बताता हूं। देखो मैं, एंटीजन कोई भी प्रोटीन हो सकता, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, एनी मॉलिक्यूल। लेकिन एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? अगर ये मॉलिक्यूल कोई माइक्रोब है, माइक्रोब है, अगर कोई प्रोटीन है, अगर कोई लिपिड है, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी है, तो बी सेल तो इसको रिकॉग्नाइज कर लेगी बाय बी सेल। लेकिन जो टी सेल होती है वो ओनली प्रोटीन को ही रिकॉग्नाइज करती है, ओनली प्रोसेस्ड प्रोटीन एंटीजन, प्रोटीन एंटीजन, ओनली प्रोसेस्ड प्रोटीन एंटीजन। क्लियर भाई? अब एक और चीज देखो, एक टर्म आता है जिसका नाम है हेप्टन। हेप्टन क्या होता है? कुछ लोग हेप्टेन बोलते हैं, हेप्टन, हेप्टेन क्या होता है? मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो कि ये कोई बी सेल है, और बी सेल के ऊपर ये बी सेल की एंटीबॉडी है, लेकिन अभी ये बी सेल के ऊपर लगी हुई है, इसलिए अपन इनको बोलते हैं बी सेल रिसेप्टर, बी सेल रिसेप्टर। ठीक है। अब हमारे पास कोई एक एंटीजन है और वो एंटीजन बहुत छोटा सा है, वो बी सेल रिसेप्टर के साथ जुड़ तो सकता है। ये है एक वेरी स्मॉल एंटीजन, वेरी स्मॉल एंटीजन that can bind with B cell but cannot activate response। ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं हेप्टेन। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो बी सेल के रिसेप्टर से जुड़ सकता है पर उसमें स्टार्ट नहीं कर सकता ये, तो उसे हम हेप्टेन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, एक डाइनाइट्रोफिनोल केमिकल है, डाइनाइट्रोफिनोल। तो अब क्या करें भाई, कैसे काम करें इनके साथ में? तो हेप्टेन के अगेंस्ट में यदि एंटीबॉडी बनानी है तो हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या? देखो ये तो है हेप्टेन्स छोटे छोटे, अगर ये अकेले जाके जुड़ेंगे तो एंटी बी सेल को पता ही नहीं चलेगा मेरे पे कोई जुड़ा भी है क्या। तो ये तो है हेप्टेन्स। हमको एक ऐसा प्रोटीन लेना पड़ेगा दूसरा जो साइज में काफी बड़ा हो, इसे बोलते हैं कैरियर। कोई भी कैरियर, प्रोटीन ही नहीं कुछ भी हो सकता है ये कैरियर मॉलिक्यूल है, कैरियर मॉलिक्यूल। ठीक है। अब ये कैरियर मॉलिक्यूल के साथ में जब हेप्टेन जुड़ जाता है तो ये कैरियर हेप्टेन कॉम्प्लेक्स है और इसे कंप्लीट एंटीजन बोल सकते हैं अपन। ये कंप्लीट एंटीजन है। अभी ये बी सेल से जुड़ता है और ये एक्टिवेट कर सकता है उसे, एक्टिवेट बी सेल। तो बी सेल को एक्टिवेट करने का काम ये आराम से कर सकता है। इसी तरीके से ये कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो वैक्सीन डेवलपमेंट में काम आते हैं। वैक्सीन
डेवलपमेंट। कई बार कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो बहुत ही ज्यादा जो है वो छोटे होते हैं साइज में, पता ही नहीं चलता। तो ये हुआ अपने पास में। एक नेक्स्ट छोटा सा पार्ट समझते हैं, वैलेंसी किसे कहते हैं? वैलेंसी, तो वैलेंसी का मतलब होता है बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडी टू एंटीजन। जैसे मोस्ट एंटीबॉडी क्या होती है, उनके पास में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है, स्टार्टिंग में बताया था। तो इनकी वैलेंसी होती है 2 एंटीजन बाइंड बाईवैलेंट, बाईवैलेंट। लेकिन जो आईजी ए है, ये यदि डायमर की फॉर्म में है तो इससे तो 4 एंटीजन जुड़ जाएंगे। जैसे ये डायमर की फॉर्म में है, मान लो ऐसे, ये जे चेन हो गई ऐसे, इसके साथ तो 1 2 3 4 एंटीजन जुड़ सकते हैं, ये टेट्रावैलेंट हो गई, टेट्रावैलेंट। अगर मान लो मैं आईजीएम की बात करूं तो आईजीएम तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे रहती है, तो इसके साथ में तो ये तो मल्टीवैलेंट कहलाती है। मल्टीवैलेंट, या इसको पॉलीवैलेंट भी बोल सकते हैं, पॉलीवैलेंट। समझ गए वैलेंसी का मतलब क्या होता है? अब यहीं से एक और कॉन्सेप्ट समझो, केडी वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये मैंने आपको सेल बायोलॉजी में भी पढ़ाया था जब कैरियर प्रोटीन वगैरह पढ़ रहे थे। ये बायोकेमिस्ट्री में भी एंजाइम पढ़ते टाइम पढ़ा था अपन ने। केडी वैल्यू का मतलब होता है एफिनिटी ऑफ एंटीबॉडी विथ एंटीजन। जैसे क्या बोलते हैं, अगर केडी वैल्यू लो है, इसको वैसे बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर केडी वैल्यू लो है तो इसका मतलब डिसोसिएशन कम होता है, तो मतलब एफिनिटी ज्यादा है एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में। और यदि केडी वैल्यू ज्यादा है यानी डिसोसिएशन ज्यादा है तो एफिनिटी कम है। तो ये हुआ अपने पास में एक छोटा सा और काम अपना। ठीक, अब और बात करते हैं अपन। एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग जो होती है वो नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग होती है। एंटीबॉडी एंड एंटीजन बाइंडिंग ये नॉन कोवेलेंट होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए जुड़ गया, ट्रांजिएंट बाइंडिंग होती है। फिर उसके बाद में क्लास स्विचिंग मैंने बता ही दिया था, और उसके बाद में और कुछ ये मैंने बता ही दिया कैसे कैसे एक्टिवेट होता है। आईजीजी है वो न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगी, और आईजीई है वो मास्ट सेल को एक्टिवेट करेगी। जो हाँ, अब एक एक्सपेरिमेंट जो है वो मैं आपको समझा देता हूं। एक्सपेरिमेंट जिससे इम्यूनोग्लोबुलिन का पता चला था, वो वाला एक्सपेरिमेंट समझते हैं अपन। देखो क्या किया गया, एक रैबिट लिया। अब ये रैबिट सा मतलब मान लेना कि ये रैबिट है, ठीक है, रैबिट लिया। इस रैबिट के अंदर एक प्रोटीन इंजेक्ट किया, इंजेक्शन लगाया, और इस प्रोटीन ये था ओवा एल्बुमिन, ओवा
एल्बुमिन, ओवा एल्बुमिन नाम का प्रोटीन डेवलप किया। तो इस ओवा एल्बुमिन प्रोटीन के बाद में इसमें से सीरम निकाला। सीरम, इस सीरम में क्या है, इस सीरम के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन है, अपना खुद का एल्बुमिन। इसके पास अल्फा बीटा ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन। और इस सीरम के अंदर गामा ग्लोबुलिन फॉर ओवा एल्बुमिन भी है, क्योंकि ओवा एल्बुमिन है वो एग से लेकर के इसमें डाला गया, तो ओवा एल्बुमिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है वो बन गई थी, इसलिए ये ओवा एल्बुमिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है। क्लियर है इतनी चीज। अब हम क्या करते हैं, इस सीरम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 को हम सीधा इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। और पार्ट 2 के अंदर अपन ऐड करते हैं पहले तो ओवा एल्बुमिन, ओवा एल्बुमिन, और उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर। अब ध्यान से देखना, जब आप इसे पहले पार्ट को इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हो, सीरम को, सीरम है ये, तो भाई उस सीरम के अंदर खूब सारा एल्बुमिन है, खूब सारा एल्बुमिन, एल्बुमिन आ जाएगा। थोड़ा सा अल्फा ग्लोबुलिन है, थोड़ा सा बीटा ग्लोबुलिन है, और खूब सारी एंटीबॉडी भी है। ये पीक आती है फॉर एल्बुमिन, एल्बुमिन। ये पीक आती है अल्फा ग्लोबुलिन, ये बीटा ग्लोबुलिन, और ये गामा ग्लोबुलिन के लिए। समझ में आई ये बात आपको। ये है पार्ट 1 सीरम। क्योंकि पार्ट 1 के अंदर एंटीबॉडी फ्री है। अब पार्ट 2 के अंदर अपन ने क्या डाल दिया, उन एंटीबॉडी का एंटीजन डाल दिया। ओवा एल्बुमिन एक तरीके का एंटीजन है, वो डाल दिया, तो एंटीबॉडी तो पकड़ेगी उसको। जब हमने इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया पार्ट 2 का, तो पार्ट 2 के इलेक्ट्रोफोरेसिस में एल्बुमिन में तो कोई कमी नहीं आई थी। एल्बुमिन प्रोटीन अपना अलग ही प्रोटीन है सीरम का, रैबिट का खुद का प्रोटीन है। अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन वैसे कोई एंटीजन के साथ करते नहीं है, लेकिन जो गामा ग्लोबुलिन थी उनकी मात्रा घट गई। ये ग्राफ देखो कितना नीचे आ गया, गामा वाला ग्राफ है वो डाउन आ गया। ये है पार्ट 2 सीरम। इससे ये साबित हुआ कि गामा ग्लोबुलिन ही होती है जो एंटीजन के साथ में बाइंड होती है। तो ये वाला एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था आपको समझाने के लिए। ये आप अच्छे से रिवाइज करें, और मैं आपको एक अलग से फाइल दे दूंगा, वो पढ़ लेना। थैंक यू।